काज़मी ईरानियन मामलों के जानकार हैं। आपका भी काज़मी साहब बहुत बहुत स्वागत है। और मंजू सेठ कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाली इस डिप्लोमेट राजनयिक है, उनके जरिए भी इस पूरे मामले को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जो हालत हाजरा है ईरान में, यूएस अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है, हम लगातार ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, उन हथियारों की लिस्ट भी हमने दिखाई जो अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है ईरान के खिलाफ। अभी टैक्टिकल सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं ईरान वर्सेस अमेरिका? सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सब डिस्क्राइब किया। थैंक यू सर। लेकिन आप ये देखिएगा कि अभी अब्राहम लिंकन वहां पे पहुंच रहा है और राइट सर। जॉर्ज बुश को पहुंचना है, तो अमेरिका किसी तरह का अभी चांस नहीं लेना चाहते जब तक उनका पूरा वहां पे बिल्डअप ना हो जाए, पूरा राइट सर। दूसरा भी उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ना पहुंच जाए। राइट सर। और जो आग भड़की हुई है ईरान के अंदर में राइट सर। विद्रोह की, वो और ज्यादा बढ़ जाए, तब उसके बाद जब माकूल समय आएगा तो तभी हमला करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज करना कल करना, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए क्योंकि वो राइट सर। पूरी सक्सेस चाहते हैं। जहां तक रहा ईरान का सवाल, तो ईरान धमकी तो देगा ही उनके पास, और हर एक देश कहता है कि जी हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो कर पाएंगे। और वो कहते हैं कि जी हम अटैक करेंगे अमेरिका के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में, वो कतर में ले लो, यूएई में ले लो, जॉर्डन में ले लो, राइट सर। उनको भी अभी अमेरिका ने प्रोटेक्ट कर दिया है थार्ड और पैट्रियट एयर मिसाइल भेज करके। लेकिन आप ये बताइए कि अटैक ये कर रहे हैं जो है मिडिल ईस्ट के बेसिस पे, जबकि इनके ऊपर वार आ रहा है, अटैक जो इनके ऊपर अटैक आ रहा है वो नेवल बेसिस है। तो ये उल्टा फायदा, इनको अगर करना ही है तो नेवल बेसिस पे करो, जिसपे ये कर नहीं सकते क्योंकि उनकी बहुत सिक्योरिटी है, उनके पास में काफी लेयर्ड सिक्योरिटी है, एयर डिफेंस वगैरह है। तो इस प्रकार से देखते हुए, हालांकि ईरान बार बार कह रहा है कि जहां हम अटैक करेंगे, और उनके पास कोई चारा भी नहीं है। और जो आपने वार्ता की बात करी, तो अब मुझे वार्ता की कोई ऐसा पॉइंट या मुद्दा नहीं लगता जिसके ऊपर वार्ता हो, क्योंकि पहले जो वार्ता होती थी वो होती थी न्यूक्लियर डील के ऊपर में जो, लेकिन अब वो तो खत्म हो गया है। अब रह रही बात यह है कि इजराइल और अमेरिका ने बिल्कुल ये ठान लिया है कि जो खामनेई रिजीम है उसको वो चेंज करेंगे, और वो तभी चेंज होगी जबकि पूरे ईरान के ऊपर अटैक होगा, या तो खामनेई छोड़ के चला जाए या उसके उनकी फौजों को अटैक होगा। पहले तो वो करेंगे एयर डिफेंस और मिसाइल उनकी और न्यूक्लियर, और जो खास करके जो आईआरजीसी है उसके हेडक्वार्टर पे भी अटैक होगा, जिससे कि जब आईआरजी खत्म अगर हो जाती है तो ईरान के अंदर में फिर खामनेई का प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। और जब प्रोटेक्शन नहीं हो सकता तो वो चाहे उनको वहीं पे उनके ऊपर बम गिराया जाए या वो छोड़ के भागें या किडनैप, ये लगता है कि परिस्थिति के मुताबिक किया जाएगा। अगर अमेरिका को या इजराइल को ये लगता है कि वो उनको किडनैप कर लेंगे, और जैसे कि माकरू के साथ हुआ, तो वो उसको पहले ट्राई करेंगे। और अगर उनको लगता है कि ये नहीं हो सकता, तो जहां भी उनको पता लगेगा कि यहाँ पर छुपे हुए हैं और वो उस जगह पर पहुंच सकते हैं, तो बॉम्बिंग करेंगे। और अल्टीमेटली अगर खामनेई को बहुत ज्यादा खतरा लगता है तो हो सकता है ठीक है वो सर। ऐसी स्थिति आने से पहले ही राइट जो सर। है रशिया चला जाए। तो ठीक है, इस तरह सुरेंद्र की सिंह साहब सिचुएशन के हो पास मैं सकती जा रहा हूं, विदेशी मामलों के जानकार है। उसके बाद मैं जाऊंगा काजमी साहब के पास। सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से अमेरिका का नैरेटिव, पहले अमेरिका थोड़ा नरम होता है, इजराइल थोड़ा नरम होता है, उसके बाद जैसे उनके वॉरशिप ईरान के पास पहुंचने लगते हैं, ईरान लगातार ये बात समझ रहा है कि खतरा कितना बढ़ गया है, फिर इजराइल का भी नैरेटिव बदलता है, अमेरिका भी सख्ती करने लगता है, और अभी जो इंटेंस सिचुएशन खाड़ी में और मिडिल ईस्ट में चल रही है, आपके हिसाब से क्या आप डायलॉग और कम्युनिकेशन का वक्त बचा है ईरान के पास, या इट्स ओवर? अमित जी, ये ना $1 अरब का सवाल है कि ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। राइट सर। एक मैक्सिकन डिश होती है, उसको कहते हैं टाको, बहुत टैको फेमस है, सर। यहाँ भी मिलता है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को टाको कहा जाता है। टाको का फुल फॉर्म है TACO, ट्रंप अगेन चिकन्स आउट। तो ट्रंप साहब जो है, सबसे पहली बात आपको पता है वो एक सियासतदान तो है नहीं, वो प्रॉपर्टी डीलर है। तो डराते हैं, धमकाते हैं, बंदूक निकाल के दिखाते हैं और फिर कट भी लेते हैं। अब आप देख लीजिए, अभी वो वापस पहुंचे हैं, हवाई जहाज में ही थे अभी। अब उन्होंने ग्रीनलैंड में क्या किया, इतना हल्ला मचा दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब उन्हें रेजिस्टेंस मिला तो उन्होंने पतली गली लेके अब वो बहाना ढूंढ रहे उससे बाहर निकलने का। पहली बात है, तो ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल। और दूसरा, राइट सर। ट्रंप साहब दुनिया के भले ही ऑन पेपर पावरफुल आदमी हो, ये खेल सारा इजराइल खेल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा रोल है बेंजामिन नेतन्याहू का, जो अमेरिका को चलाता है, स्पेशली जो उनकी एपैक है, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, और जो ये कांग्रेसमैन को फंड करते हैं। वरना आप एक बात बताइए, मैं आपसे और आपके दर्शकों से तुझसे पूछना चाहता हूं कि अमेरिका को क्या बेसिकली खतरा है डायरेक्टली ईरान से। मैं ना अमेरिका का फैन हूं,
ट्रम्प साहब का, ना मैं खमैनी साहब का हूं। पर खतरा क्या है? क्योंकि उन्हें इजराइल चलाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब उन्होंने वेनेजुएला जैसे छोटी कंट्री में अटैक किया जिसमें से वो उठा के मदुरो को ले आए। तो इतना आसान नहीं है ईरान में। ईरान की 9.5-10 करोड़ की आबादी है। ईरान एक सिविलाइजेशन है, और ये जिस हिसाब से समझ रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा नफरत है इजराइल और अमेरिका के लिए काफी सालों से, क्योंकि वो बहुत सारे लोग सिवाय अपनी जो उनकी मुश्किलें हैं राइट सर। खमैनी सरकार के साथ जोड़ने के बाद, उसको अमेरिका और इजराइल के साथ जोड़ते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो अटैक करने की जितना बढ़ाएंगे, उतना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रैली फॉर द फ्लैग, उतना लोगों की नेशनलिज्म जाग जाती है, क्योंकि दुश्मन कौन है? ईरान और इजराइल। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको दोबारा प्रोग्राम में बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि इस अटैक के चांसेस कम है बनिस्बत इसके कि इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा रायता फैल जाएगा। उन्हें गल्फ की स्टेट से भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इतना आसान नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप साहब उसे टीवी पे आके बना देते हैं हमें। राइट सर, ठीक है। मैं काजमी साहब के पास जा रहा हूं। काजमी साहब, 100% का सवाल है, ये बात कही रहे हैं लाली साहब कि अब जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि ईरान जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, ईरान जिस तरह से बातचीत कर रहा है, सर वो लग नहीं रहा कि ईरान इस मसले को हल करना चाहता है कम्युनिकेशन के जरिए, शांति बहाली के जरिए, या डिप्लोमेटिक डायलॉग्स वो चाहता है। अब जो सिचुएशन इतनी स्ट्रेस हो रही है, ईरान को आप बहुत करीब से जानते समझते हैं, ईरान का अगला मूव आपको क्या लग रहा है यहां से, जो प्रेजेंट सिचुएशन है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने मौका दिया। एक तो 23 जून को याद रखना चाहिए। जो लोग एनालाइज करते हैं चीजों को, वो 23 जून को याद रखें, जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी अल उदैद एयरबेस पर कतर में, और अंडरस्टैंडिंग ये बनी थी कि ईरान हमला करेगा और अमेरिका जवाबी हमला करने का हक नहीं रखेगा। आखिरी 3 घंटे ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, जवाबी हमले, और इजराइल को हक नहीं था कि वो जवाबी हमला कर सके, और नहीं भी किया। दुनिया ने ये सब देखा। लोगों की मेमोरी जरा कमजोर हो जाती है, और सुपर पावर का जो एक डिलेमा बनाया हुआ है पूरी दुनिया में कि वो शायद पूरी दुनिया को खा जाएगा, वहां ईरान के सामने उन्होंने घुटने टेके थे जब जंग रुकी थी जून में। तो इन्हें ये सब याद रखना चाहिए। दूसरी बात, ईरान ये कहता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत का नतीजा आप पहले ही तय कर लोगे और आप अपना नतीजा भी हमारे ऊपर थोप दोगे, तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए कोई भी रिस्पेक्टफुल मुल्क जो होता है, जो अपनी सेल्फ एस्टीम जानता है, अपनी इज्जत रखता है, वो ये कतई कबूल नहीं करता कि ट्रंप साहब कहें कि आओ बात करो और बात का नतीजा हमारी मर्जी से होगा। वो सब उसके लिए तैयार नहीं है। वहां से बातचीत के लिए भी तैयार हैं, जंग के लिए भी तैयार हैं। और इस बार जितनी तैयारी ईरान की है, जैसे आखिरी अभी फॉर्मर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर लिबरमैन का बयान आया है कि जितना नुकसान पहुंचाया है जून में ईरान ने इजराइल को, वो हम सारी डिटेल बता भी नहीं सकते। जो हमने रिसर्च की थी, जो कुछ हमने किया था, वो सब तबाह कर दिया। तो ये जो अमेरिका में पढ़ करके आने वाले कुछ एनालिस्ट उन्हीं की जबान सीखते हैं और उन्हीं की जबान बोलते हैं, और उन्हीं के मीडिया में जो कुछ छपता है वही बोलते हैं। वो उतना ही जानते हैं जैसे ईरान को अमेरिका को सुपर पावर समझो, और जो ट्रंप कह रहे हैं दुनिया उसी तरह से चलेगी। अब दुनिया उस तरह से नहीं चलेगी, ये बात साबित हो चुकी है। ये जून की जंग में बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विथ मी। मेरे साथ एम्बेसडर मंजू सेठ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देश का सवाल में। हम डिस्कस कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की सिचुएशन को, किस तरह से आज बहुत इंटेंस, बहुत स्ट्रेस का माहौल ईरान में है, क्योंकि जो वॉरशिप्स है मैम वो पहुंच चुकी हैं। बीइंग अ डिप्लोमेट, मैम आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, क्या यहां से कोई वे आउट आप देख रही हैं, या आपको ये लगा कि ये सिचुएशन जानबूझकर ईरान ने क्रिएट किया कि वहां पर स्ट्रेस हो, और अमेरिका भी नहीं चाहता कि कम्युनिकेशन दोनों मुल्कों के बीच हो, क्योंकि अमेरिका का हित नहीं सधेगा। अगर बातचीत हो गई, डिप्लोमेटिक डायलॉग शुरू हो गए, तो फिर वो जो हित है, जो मिशन है, जो एम है, अमेरिका उसे पूरा नहीं कर पाएगा। हाउ डू यू सी इट मैम, योर एनालिसिस ओवर अमेरिका एंड इजराइल एंड ईरान? रिजीम वो अपना जो लोगों का है, उसको जो करंट रिजीम है, वो कहते हैं हमने इतने प्रोटेस्ट जो हमने कर दिए, ये खत्म करें, ये सब वेस्टर्न बैक्ट है और दूसरे लोगों की तरफ है जो प्रोटेस्ट हुए हैं।
और यूएस का है कि वहाँ पे रजीम चेंज हो, जैसे और कंट्रीज में उन्होंने वहाँ पे कोशिश की है, इंक्लूडिंग अभी रिसेंट में, लेकिन उस टाइप का जो वो उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती, तो इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ यहाँ इनकी पूरी फोर्सेस और पूरा इनका जो आईसीआरजी है और जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे कहिए, वो सब फुल्ली इन सपोर्ट ऑफ खमेनी है। तो अगर खमेनी को मान लीजिए हटा भी दिया जाए, उनके और नेक्स्ट लेवल जो लोग हैं वो आ जाएंगे, तो मेरे को रेजिम चेंज नहीं हो पाएगी। जो जिस किस्म का चीज चाह रहे हैं कि वो शाह ईरान के जो बेटे हैं उनको यहाँ ले आए, वो शायद मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ये चाहते हैं, यूएस चाहता है कि वहाँ पे स्ट्राइक्स करें, उनकी जो फोर्सेस हैं उनको न्यूट्रलाइज करें और किसी तरह से भी खमेनी को वहाँ से चेंज करवाएं, हटवाएं। लेकिन वहाँ की जो अदर मिडिल ईस्ट लोग हैं, वो जो कंट्रीज हैं, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे क्योंकि लड़ाई फिर शुरू हो, क्योंकि वो बहुत इंस्टेबिलिटी लाता है और लोगों के लिए परेशान होता है। तो ये एक जो यूएस का जो रवैया है वो इट इज नॉट वेरी वेलकम बाय अदर कंट्रीज आल्सो। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, आप देख ही रहे हैं, वो किसी की किसी की तरफ। फेयर इनफ मैम, प्लीज स्टे विद मी, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे विद मी। मैम पॉइंट टेकन। मैं आपको एक बार जिस मसले के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस में है, यूएस अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है, दुनिया की सबसे खतरनाक वॉरशिप कही जाती है, वो वॉरशिप कैसी दिखती है, उसकी खासियत क्या है, मैं चाहता हूं आपको मैं तस्वीरों के जरिए उसको समझाऊं और बताऊं, क्योंकि जब आप उसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से ये वॉरशिप एक चलता फिरता शहर है। मेरे प्रोड्यूसर देव अभी स्क्रीन पर देंगे वो विजुअल्स, वो तस्वीरें, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है। जरा देखिए, इस वॉरशिप की लंबाई चौड़ाई आप देखेंगे तो करीब 1500 मीटर इसकी लंबाई है, 1600 मीटर लंबाई है। इस पे छोटे छोटे करीब दर्जन भर छोटे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि करीब करीब 60 से 70, आप प्लेटफॉर्म देखिए, 60 से 70 जो फाइटर जेट्स हैं इस पर बहुत आराम से हैंगर किए जा सकते हैं, डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ये करीब 4 फ्लोर का होता है। इसमें जो प्रोपेलर्स होते हैं वो फ्रंट में होते हैं, एमिनेशन जो वर्कआउट होता है वो मिड में होता है, और यहां पर टॉमहॉक मिसाइलों का एक वेयर अबाउट ओपनिंग होती है। आप ये देखिए, जो आपको वॉल्स माउंटेड दिख रही हैं, यहां से टॉमहॉक मिसाइलें और जो क्रूज मिसाइलें वो फायर होती हैं। ये जो छोटे आपको जहाज दिखाई दे रहे हैं, दीज आर डिस्ट्रॉयर्स, इनको डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं। और जब अब्राहम लिंकन ट्रैवल करता है तो इन डिस्ट्रॉयर्स को अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि समंदर के बहुत करीब पहुंचने के बाद जहां पर पानी कम हो, छिछला हो, वहां पर ये वॉरशिप किनारे नहीं जा सकता। तो ये डिस्ट्रॉयर्स जो हॉवरक्राफ्ट हैं, ये किनारे पर जाकर अटैक करते हैं। और समझिए कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये एक साथ करीब करीब साल भर 6 महीने तक लगातार समंदर में रह सकता है। यानी अगर वॉर छिड़ जाती है तो 6 महीने से लेकर साल भर तक का राशन, सामान, आर्म्स, एमिनेशन सब कुछ इस पर होता है। और ये एक परमाणु चालित एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी इसको फ्यूल करने के लिए, इसको एनर्जी देने के लिए इसके अंदर एटॉमिक एनरिचमेंट प्रोग्राम, एटॉमिक रिएक्टर्स छोटे छोटे होते हैं जो इनको प्रोपेल करते हैं, जो इनको एनर्जी देते हैं। यानी ये हजारों सालों तक अगर ये वॉरशिप रहती है तो 1000 साल तक इनके अंदर ऊर्जा खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये एटॉमिक ऊर्जा से चलने वाले वॉरशिप्स हैं। जरा लंबाई चौड़ाई देखिए, यही वॉरशिप यूएस अब्राहम लिंकन 1978 में ये कमीशन किया गया था अमेरिकन नेवी में। अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। और ये पिछले 60-70 सालों से समंदर में निगरानी अमेरिका की कर रहा है, चाहे कोई भी वॉर रहा हो। ये वॉरशिप सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है, सबसे बड़ा है, सबसे टैक्टिकल है और सबसे मॉडर्न है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, मैं जरा उनसे भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और मेरे साथ ब्रिगेड जनरल साहब हैं, उनसे मैं पूछूंगा। बंसल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, इंपॉर्टेंट पार्ट सर ये भी है कि यूएस अब्राहम लिंकन के मुकाबले ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए तो F-35, F-22 फाइटर जेट वहां पर हैं, टॉमहॉक मिसाइलें फायर हो सकती हैं, क्रूज मिसाइलें फायर हो सकती हैं। वहां पर जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है उसके मुकाबले ईरान कहीं भी ठहरता नहीं है। ऐसे में अमेरिका को चैलेंज करना, बार बार अमेरिका को धमकी देना कि हाथ काट देंगे, पूरी दुनिया में आग लगा देंगे और इस बार निशाना चूक गया है, अगली बार जब निशाना लगेगा तो ट्रंप खत्म हो जाएंगे, इस तरह के नैरेटिव मुझे लगता है कि देने से बचना चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि इतना इंटेंस मामला है और जंग लगभग लग रहा है कि अब तय है दोनों मुल्कों के बीच। जनरल साहब, देखिए, देने से नुकसान भी क्या है, इसलिए कि अपना तो बता सकते हैं। जहां तक आपने ये कहा, ईरान के पास में भी 3000 मिसाइल हैं। और पिछली बार आपने देखा कि जब ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर में मिसाइल दागनी शुरू की तो उनका जो आयरन डोम है वो चरमरा गया था और काफी डैमेज हुआ था इजराइल को। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के पास नहीं है, लेकिन बात घूम फिर के यहाँ पर ये आती है कि जो एसेट्स मूव कर रहा है अमेरिका,
जिसमें जैसे कि अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है और जॉर्ज वाशिंगटन वहां पे जो जॉर्ज बुश आने वाला है, तो राइट ये सर। सब जो एसेट्स मूव कर रहे हैं, तो अटैक तो एक होगा ही लगता है, जो जिसमें कि जिसको टालना बहुत मुश्किल है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि बातचीत बातचीत किस चीज की है? पहले जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जिसका जो है, जिससे अमेरिका पहले ही निकल चुका है और उसको मानने के लिए अभी वो डिसमिस हो चुका है, तो वो तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर जिद तो है ही, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हुई है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। और उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि 24 घंटे के अंदर में उनके एक जो ऑफिशियल कहा कि हम 24 घंटे के अंदर में एटॉमिक बम बना लेंगे। तो जो ये एटॉमिक बम बनाने की जिद है, उसकी वजह से ईरान ने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उनकी इकोनॉमी खत्म हो गई, और उसी वजह से वहां पे ये सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट भी कहाँ से शुरू हुआ था? जब रियाल की जो कीमत बहुत घट गई थी, तो वहां के व्यापार ने स्टार्ट किया था। तो इसराइल जो है वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, और इसराइल और अमेरिका का यह पहले प्लान था कि वहां पर रिजीम चेंज की जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर रिजीम चेंज नहीं हुई तो जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, और ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इसराइल के लिए। तो इस प्रकार से इस समय तो ये आर पार की लड़ाई है, और मुझे लगता है कि अमेरिका जो एसिड्स कर रहा है वो अपने तैयार यहाँ पे मूव कर रहा है, और इसराइल भी तैयार हो रहा है, तो इस बार घमासान युद्ध होगा, और उसमें जो है ईरान इसको टिक नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि कहीं से मदद आने वाली नहीं है। रूस जो है, हालांकि वो इनके साथ में एग्रीमेंट है, पर वो अपना यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। चाइना कुछ हथियार भेज रहा है, HQ-9 उनके जो हैं कुछ एयर डिफेंस वगैरह, तो वो तो देख लिए थे, जो संदूर के टाइम में नाकाम रह गए थे, तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और चीन जो वो देखता है अपना फायदा। तो इन सब बातों को देखते हुए समय भले इसमें लग जाए, लेकिन इस बार जो है ईरान पे काफी भयंकर अटैक होगा और काफी डैमेज ईरान को होगा। हालांकि वो भी तैयार हैं, और तैयार होने के नाते से हों भी राइट क्यों नहीं, सर। वो तैयार तो होंगे ही। तैयार पॉइंट टेकन सर। आप सुरेंद्र सिंह जी, जो बातें जनरल साहब कह रहे हैं और जो बात मंजू सेठ जी भी कह रही हैं कि बहुत मुश्किल है कि आप उनको सत्ता से हटा पाएं, उनको पद से हटा पाएं, लेकिन ये भी तो एक मसाइल है कि अगर आप पद से नहीं हटा पाते हैं खामेनी साहब